हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिल्म मेंबर का एपिसोड नंबर 265। वेल, ये एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें पिछले एपिसोड में इस आइसफायर आइलैंड के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के उन कैदियों के बारे में बताया गया था। साथ में हम थोड़ी सी झलक देखते हैं उन गार्डियंस की, खासकर जिसे फर्स्ट फ्लोर में कैद करके रखा गया होता है। वो होता है गोस्टन, जो सोलिटर लॉर्ड का लॉयल सबॉर्डिनेट था। इसकी स्ट्रेंथ होती है एक्स्ट्रा दोशान लेवल की, जो जियान के लिए एकदम हॉरिफाइंग थी। अच्छी बात है, ये दुश्मन नहीं था। लास्ट में जाके ये लोग फर्स्ट फ्लोर में पहुंच गए होते हैं। फिर जियान को सोलिटर लॉर्ड और गोसन उस अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के लिए फिर फ्लोर में पहुंचा देते हैं। यह एक बहुत शानदार नेचुरल एनर्जी के साथ तालाब होता है। अब चलो हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले पॉइंट जानना जरूरी है कि कभी कभी ऑथर या ट्रांसलेटर को पागलपन के दौरे ही पड़ते रहते हैं। इस वजह से कुछ चीजों में बदलाव हो सकता है, हालांकि मैं उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले हमें जो सीन दिखाया गया था वो फर्स्ट फ्लोर का था। अभी सोलिटर लॉर्ड के फिगर के सामने गोस्ट सन का फिगर अपीयर ही हुआ होता है। सोलिटर लॉर्ड काम आवाज में पूछने कैसा रहा। गोस्ट सन रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है, लॉर्ड जियान सेटल हो चुके हैं। मुझे भरोसा है कि अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल और ब्लड पॉन्ड की एनर्जी के साथ जब अगली बार हमारे सामने आ रहे होंगे तो हमें भी तब बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ये सुन के सोलिटर लॉर्ड के चेहरे पे ग्रेटिफाइड स्माइल आती है। वो कहते हैं, बहुत अच्छे। तभी हम गोस्ट सन के चेहरे पे थोड़ी हेजिटेशन को अपीयर होते हुए देखते हैं। लगता है वो सोलिटर लॉर्ड के रिलैक्स मूड को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन तभी वो पूछ ही लेता है, लॉर्ड एक चीज के बारे में हमेशा से कंफ्यूज रहा हूँ। सोलिटर लॉर्ड कहते हैं, बोलो। गोस्ट सन बोलते हैं, शाओ क्लैन जो कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्स थे, ये क्लैन इस तरीके से अचानक से गायब कैसे हो गया? इवन शाओ क्लैन के जो अनगिनत वेसल क्लैन्स थे उन्हें भी एक ही स्टैंड में खत्म कर दिया गया। ये सवाल बिल्कुल लाजमी होता है, आखिरकार शाओ क्लैन ये कैसा एग्जिस्टेंस था? ये पूरी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की सबसे पीक ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस में से एक थी। इनकी फाउंडेशन इतनी वास्ट और इतनी डीप होती है कि एक समय पर शाओ क्लैन में एक से ज्यादा गॉड लेवल के करीब के पावर हाउस होते हैं, और इन्हें सपोर्ट मिलता था काउंटलेस वेसल क्लैन्स का जो इनके अंडर आते थे। लेकिन ऐसा पावरफुल शाओ क्लैन भी उस महायुद्ध के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गया। इनके ऐसे गायब होने की वजह से इंसानी दुनिया में कई लोगों के बीच में बात फैल गई कि शाओ क्लैन विद्रोही है, और जो महायुद्ध हुआ था वो शाओ क्लैन और फॉरेन इविल रेस के बीच में बस एक एक्ट था। इविल रेस को हराने के बाद वो अपने सारे वेसल क्लैन को लेके रातों रात इविल वर्ल्ड में चले गए हैं। शाओ क्लैन के अजीब सी डिसअपीयरेंस की वजह से ये एक्सप्लोरेशन कई लोगों को भरोसा भी दिलाती है, लेकिन क्या ये सच था? तो फिर आखिर शाओ क्लैन इविल रेस के खिलाफ फाइट करने में इतने सेक्रीफाइस क्यों करेगा? अगर तब का शाओ क्लैन अपनी पावर के साथ एलियन इविल रेस के साथ मिल जाता तो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड कब का कोलैप्स हो चुका होता। और घोस्ट सन को इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं हुआ था। पिछले हेवन और अर्थ के वॉर में शाओ क्लैन की इविल रेस के खिलाफ नफरत असली थी। इनकी वो लगातार होने वाली असॉल्ट्स और सब कुछ बलिदान करने की चाहत, ये सब मिलकर बात क्लियर कर देती है कि शाओ क्लैन के धोखेबाज होने का सवाल नहीं उठता। फिर अगर वो इविल रेस के साथ नहीं मिले हैं तो वो गायब कैसे हुए? और तो जैसे ही शाओ क्लैन वैनिश हुआ, ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से कुछ पावरफुल फैक्शंस उनके बारे में रूमर्स फैलाने लगे। आखिर गोस्ट सन को उन बातों के ऊपर शक क्यों नहीं होता? ये चीज उनके दिमाग में ऑलमोस्ट क्लियर होती कि शाओ क्लैन का डिसअपीयरेंस या ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब तक किसी पावरफुल के हाथ में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, कोई खुलेआम इसके बारे में जिक्र भी नहीं कर सकता था। सोलिटर लॉर्ड साय करके बोलते हैं, हाँ, ये मामला ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे ऐसे कईयों के लिए भी कंफ्यूजिंग है। शाओ क्लैन की पावर कुछ ज्यादा ही ग्रेट थी। अगर कोई उन्हें रातों रात खत्म कर सकता है तो वो सातों रियम्स की सेंटर वर्ल्ड की अथॉरिटीज होंगी। आफ्टर ऑल 7 वर्ल्ड के सेंटर्स में जो सबसे हाई पोजीशंस में होते हैं उनके पास साथ मिलकर जरूर ऐसी पावर होती है। और जहाँ तक बात रही शाओ क्लैन के सबऑर्डिनेट्स यानी कि वेसल क्लैन्स के गायब होने की, वेल इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हाँ, शाओ क्लैन सच में अफसोस की बात है। उस महायुद्ध में शाओ क्लैन के जो गॉड लेवल के पावर हाउसेस थे उन सब ने ऑलमोस्ट अपने आप को इविल रेस के ट्रू किंग को खत्म करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। उन्होंने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को इतना सब दिया, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सोलिटर लॉर्ड की ऐसी बातें सुन के गोस्ट सन की एनर्जी भी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है। उनका ऑरा रिग्रेट से भरा हुआ था। वातावरण को ऐसे डल होती हुई महसूस करके सोलिटर लॉर्ड अपने चेहरे पे स्माइल को लाते हैं। वो कहते हैं, हालांकि शाओ क्लैन अब हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ज्यादातर मेजर फोर्सेस को सातों रियम्स के सेंटर के सुप्रीम बीम से शक हो चुका है। जब जान की स्ट्रेंथ फाइनली उस सर्टेन लेवल तक पहुंचेगी, मुझे भरोसा है ये सभी षड्यंत्र तबाह हो जाएंगे। हालांकि शाओ क्लैन की पावर की वजह से कई फोर्सेस सीक्रेटली उसे जलती हैं, लेकिन इस दुनिया के लिए जैसा शाओ क्लैन का बर्ताव हो रहा है वो सन तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि इस बड़ी दुनिया में उनके कितने साथी हैं। जब जन में
मैच्योर होगा तो वो सभी एलाइज एक बार फिर से साथ इकट्ठे होंगे। तब परहैप्स ये दुनिया एक मैग्निफिसेंट सीन को देखेगी और रिवील होगी शाओक्लैन की डिसअपीयरेंस। चलो हम घोस्ट सन को घोस्ट सोल बोलने वाले हैं। घोस्ट सोल हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं, हाउएवर भले ही शाओक्लैन वाइप आउट हो चुका हो, लेकिन शाओक्लैन के गार्डियन अभी जिंदा हैं और वो जरूर कुछ जानते होंगे। ये सुन के सोलिड लॉर्ड की आंखें अजीब तरीके से चमकती हैं। वो बताते हैं शाओक्लैन के गार्डियन लगातार मूव कर रहे हैं, मैं उनकी प्रेजेंस को एक जगह से सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है वो किसी से अपना पीछे छुड़वाना चाहते हो। अच्छी बात है कि 10 टेंपल यामा अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालांकि शाओक्लैन के 10 टेंपल यामा प्रोटेक्टर्स सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो जियान के शरीर के अंदर रिकवर हो रहे हैं। सोलिड लॉर्ड के मुंह से बाहर इन शब्दों को सुन के घोस्ट सोल एकदम ट्रेम्बल हो गए होते हैं। वो कहते हैं, क्या 10 टेंपल यामा? वेल 10 टेंपल यामा वेल शाओक्लैन की गार्डियन लिनेज की सबसे पावरफुल फोर्स होती है। ये वो 10 सुप्रीम एक्सपर्ट्स थे जो बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। इवन घोस्ट सोल जब उस महायुद्ध को याद करते हैं, वो समय जब 10 टेंपल यामा शाओक्लैन के साथ इविल रेस को खत्म कर रहे थे, वो खुद को ट्रेम्बल होने से रोक नहीं पाते। हालांकि उन 10 एक्सपर्ट्स में कुछ घोस्ट सोल से थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन कई बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तभी पूरे 10 टेंपल यामा की स्ट्रेंथ सोलिटर डोमेन से थोड़ी सी कमजोर होती है। ये था सोलिटर लॉर्ड की हाई कल्टिवेशन की वजह से। आखिरकार 10 टेंपल यामा बस गार्डियंस थे, वहीं पे सोलिटर लॉर्ड ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सुप्रीम बींग्स में से एक है। घोस्ट सोल के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं, तुम्हें 10 टेंपल यामा की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इवन मैं अपनी पीक कंडीशन में उन 10 का साथ में सामना नहीं कर सकता हूँ। मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे। इस बार जब मैं जान के साथ लीस और डोमेन जाऊंगा, मेरी 10 टेंपल यामा को जगाने की इंटेंशन है, क्योंकि शाओक्लैन के डिसअपीयर होने का राज उन्हें जरूर पता होना चाहिए। ऑल्दो घोस्ट रियल्म का हिस्सा होने की वजह से मैं शाओक्लैन से बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं था, लेकिन जैसी बहादुरी और दृढ़ता उन्होंने इविल रेस के खिलाफ दिखाई और जैसी इस बच्चे जियान की क्वालिटीज हैं, मैं भी इस क्लैन को बहुत एडमायर करता हूँ। वो सोल नोड करके बोलते हैं, लॉर्ड जैसी आपकी इच्छा। सोलिटर लॉर्ड अपने हाथ को वेव करते हैं, एक चीज गो सोल की तरफ चली जाती है। वो कहते हैं, इस सोलिटर टेलिस्मैन को लेकर जाओ नियर के पास। जब वो इस टेलिस्मैन को देखेगी, वो नेचुरली समझ जाएगी कि तुम क्या करना चाहते हो। सोल ईटर टेलिस्मैन की ब्लेसिंग के साथ तुम्हारी सील को तोड़ना बिल्कुल आसान होना चाहिए। जब अपने सामने फ्लोट कर रही छोटी सी चीज को वो सोल देखते हैं, उनका चेहरा शॉक से अपीयर हुआ था। वो कहते हैं, लॉर्ड ये बिना सोलिटर टेलिस्मैन के आखिर उसके लॉर्ड सोलिटर लॉर्ड कैसे कहलाते? तभी सोलिटर लॉर्ड हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं, डोंट वरी, क्योंकि अभी मैं जियान के साथ हूँ, मैं कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेने वाला। अब सोलिटर टेलिस्मैन को वो सोल भी और अस्वीकार नहीं करते, अपने सिर को झुका के बोलते हैं, यस माय लॉर्ड। फिर उस टेलिस्मैन को अपने शरीर के अंदर वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। फाइनली सोलिटर लॉर्ड उस डायरेक्शन की तरफ मुड़े थे जिधर जियान का फिगर मौजूद था। ऐसा लगता है उनकी नजरें आइसफायर आइलैंड के स्पेस को फाड़ के सीधा दूर के जियान के फिगर को देख पा रही हूँ। उनकी आवाज गूंजती है, अब हमें बस इस लिटिल वन के एक नई जन्म लेने का इंतजार करना होगा। अभी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। सीन फाइनली जियान की तरफ जाता है। अभी अपने गारमेंट्स को उतार के जनस ब्लड पूल में डुबकी मार चुका था। हम उसको एक कहती हुई देखते हैं, टिस्क टिस्क। इस ब्लड पूल का टेम्परेचर सच में टेरिफाइंग है। अगर मेरे पास होली फ्लेम की प्रोटेक्शन नहीं होती तो मुझे लगता है यह मेरे लिए लंबे समय तक टिक मारना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि इसे ब्लड पूल कहा जाता था, लेकिन अंदर का लिक्विड एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट होता है और इसके अंदर होती है एक अनइमेजिनेबल लेवल की हीट। अभी जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि वो कितना दर्द सह रहा है। फिर वो याद करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को जो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू सोलिटर लॉर्ड ने उसे दिए थे। वो कहते हैं, मास्टर के हिसाब से मुझे पहले 2 स्पिरिट को डिवावर करके आगे आने वाले रास्ते के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फिर बारी आएगी अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की। जब मेरी बॉडी उसकी पावर को अब्सॉर्ब करेगी, मैं तभी इस बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक को सीख पाऊंगा। लेकिन क्या सच में अनडेड मिंग स्पैरो मुझे 1 स्टार 2 चांस के ऊपर ब्रेक थ्रू करवा सकता है? ये विचार उसके दिमाग में कुछ और समय तक चलते रहते हैं। फिर वो और हेजिटेट नहीं करता। धीरे से उसकी आंखें बंद हुई थी और वो अपनी द्विकी सी के अंदर 2 स्पिरिट की तरफ जाता है। जब से उसने अपने द्विकी सी में अनडेड मिंग स्पैरो को सील किया था, ये 2 सोल तब से शांत रहा होता है। ये बस एक कागज का टुकड़ा बन चुका था जो कि किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं दिखाता। लेकिन जियान की वास्ट सोल फोर्स जो उस द्विकी सी में जाती है, ऐसा लगता है उस कागज के टुकड़े ने कोई सेंस कर लिया हो। वो हल्का सा स्क्वर्म होता है। जियान हल्की आवाज में कहता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ करिएगा। फिर बिना हेजिटेशन के वुज के साउंड के साथ उसके सोल अवतार में से सोल पावर बाहर आई थी। ये सीधा उस पेपर के अंदर चली जाती है, जैसे वो अनडाइंग मिंग स्पैरो वाला पेपर इस ब्लड पूल की सतह पे अपीयर हुआ था। इस सील्ड पेपर को देख के जियान खुद को लालच की भावना दिखाने से रोक नहीं पाता। वो हल्की लेकिन प्योर पावर उसके दिल में घंटियां बजा रही थी। ये फॉर्मेशन पेपर उसे मिला था कैंके की तरफ से। हालांकि
कि तब इस सील को तोड़ना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी, लेकिन अब वो मामला नहीं रह जाता। अगले मोमेंट में जियान चिल्ला के बोलता है सील ब्रेक। उसकी ब्रिलियंट सोल फोर्स उस लाइट पेपर की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे क्रैक 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 की आवाजों के साथ उसमें से कुछ एनर्जीज बाहर लीक होने लगती है। फिर एक बड़ा सा क्रैक का साउंड गूंज जाता। हमें अंदर से अनडेड मिंग स्पैरो की आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है ही बच्चे हम फिर से मिल रहे हैं। इस आवाज को सुन के जियान सरप्राइज नहीं हुआ था। वो हाथ कब करके बोलता है सीनियर मिंग स्पैरो। वेल जियान का एक दो स्पिरिट से ऐसे रिस्पेक्ट से बात करना ये बस दो स्पिरिट की पावर की वजह से नहीं था, बल्कि अगर अनडेड मिंग स्पैरो ने खुद अपने आप को जियान के दुखी सी के अंदर सील नहीं किया होता तो जियान को आज ये मौका नहीं मिल रहा होता। इसी मोमेंट में पेपर के ऊपर का स्पेस फटता है और इसमें से हम एक रेड रोड मैन को बाहर आते हुए देखते हैं। ये व्यक्ति जियान को देख के बोलता है तो मैं आखिरी बार देखी हूँ ज्यादा समय नहीं गुजरा है, लेकिन अब तुम पहले से वंशा दोशान के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुके हो। जियान बोलते सीनियर अगर मैं सच बोलूं तो इस बार मैंने आपको इसलिए जगाया जिससे मैं आपकी दो सोल को डिवावर कर सकूं। ये सुनने के बाद भी अनडेड मिंग स्पैरो जो कि लाल कपड़ों वाला व्यक्ति था वो कैजुअल आवाज में कहता है कोई बात नहीं, तुम कुछ समय में अपनी होली फ्लेम पावर का इस्तेमाल करके मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को हटा सकते हो, जिससे मेरी ओरिजिन पावर तुम्हारी होगी। उसे डिवावर करने के बाद तुम्हारे पास मेरी अनडेड मिंग स्पैरो की पावर्स आ जाएंगी। जियान इसकी ऐसी अनकंसर्न बातों को सुन के एकदम स्टन रह जाता है। वो कहता है सीनियर आप ऐसा लग रहा है अनडेड मिंग स्पैरो जियान का बिल्कुल विरोध न करना चाहते हो, बल्कि ऐसा करने में बहुत खुश हो। यूजुअली जब दो सोल को डिवावर किया जाता है तो उनकी विरोध को दबाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल आसान काम नहीं रहता। लेकिन ये अनडेड मिंग स्पैरो ये एक्चुअली में खुशी खुशी उसके साथ कोऑपरेट कर रहा था। जियान के ऐसे स्टन्ड एक्सप्रेशन को देख के अनडेड मिंग स्पैरो हंस के उसे डांटते हुए बोलते अहम ठीक है तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी करो। एक असली मर्द को ऐसे विशी-वाशी नहीं दिखना चाहिए। वेल जिस रीजन की वजह से अनडेड मिंग स्पैरो आसानी से जियान की दो स्पिरिट बनने के लिए मान गया था वो होता है जियान के पोटेंशियल की वजह से, जो कि वो पहले ही देख चुका था। जियान के पास होली फ्लेम्स हैं और वो फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस करता है। खासकर इतनी कम उम्र में ऐसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करना ये बताता है कि उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा शानदार होने वाली हैं। और तो वो सुप्रीम विंग जिसने फ्लेम मंत्रा को खुद कल्टिवेट किया है उसकी स्ट्रेंथ जानने वालों के लिए काफी थी। हालांकि जब जियान इस दो स्पिरिट को डिवाओ करेगा तो ये उसके पार्ट बन जाएगी, लेकिन जब जियान फ्यूचर में इस दोशान रियल्म को पीछे छोड़ रहा होगा तो उसकी वजह से अनडेड मिंग स्पैरो को दोबारा से जन्म लेने का मौका मिलेगा। सच्चाई ये थी कि यहाँ पे अनडेड मिंग स्पैरो एक जुआ खेल रहा था। अगर जियान दोशान रियल्म के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाता है तो उसमें उसे फायदा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनडेड मिंग स्पैरो का रास्ता यहीं पे खत्म होता है। लेकिन जो भी हो ये अनडेड मिंग स्पैरो के लिए अच्छी बात थी। उसकी जैसे क्रीचर्स के लिए वो जितना लंबा जीते थे उनकी स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ा करते थे, चाहे भले वो कल्टिवेट न करें, लेकिन उस एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रेंथ तक पहुंचना इसके पीछे बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। क्योंकि जब मैजिकल व्यूज की स्ट्रेंथ बढ़ती है उसके साथ उनकी डिवाइन पनिशमेंट यानी कि ट्रिबुलेशन की पावर भी बढ़ती है। ये सो कॉल्ड ट्रिबुलेशन ये नॉर्मल दोशान ट्रिबुलेशन से कई गुना टेरिफाइंग होती है। जब अनडेड मिंग स्पैरो ने दोशान में ब्रेक थ्रू किया था उसने अपनी डिवाइन ट्रिबुलेशन का जैसे सामना कर पाया था। अच्छी बात है कि तब उसकी हेल्प करने के लिए कैंकी और बाकी के लोग थे, इसलिए उसे भी जियान की दो स्पिरिट बनने में कोई परेशानी नहीं होती बल्कि खुशी होती है। एक इंसान की दो सोल बनना इसका मतलब और दो ट्रिबुलेशंस का सामना न करना। जियान नॉड करता है तो बिना हेजिटेशन के पफ की आवाज के साथ उसकी उंगली पर अपीयर होती है ब्लू येलो फ्लेम। ये धीरे से सील्ड पेपर को अपने अंदर ढक लेती है। जैसे होली फ्लेम ने उसे रैप किया था वुश के साउंड के साथ उस रेड रोडमैन की बॉडी गायब हो जाती है। गूंजती एक बहुत भयंकर चीख की आवाज। ये अनडेड मिंग स्पैरो की क्राई थी। अब वो ले चुका होता है अपना कोलोसल बर्ड फॉर्म जो 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा होता है। दोशान ब्रेक थ्रू करने के बाद भी जब जियान इसे देखता है वो प्रेशर फील कर रहा था। जियान की होली फ्लेम की रोस्टिंग की वजह से अनडेड मिंग स्पैरो की बॉडी काफी अली फारी रेड लाइट एमिट करने लगी थी। फिर उससे निकलने लगती है वो हल्की सी ग्रेश फ्लेम, लेकिन जियान की ब्लू येलोश फ्लेम का सामना वो ग्रे फ्लेम भी नहीं कर पाते। हमें जानना चाहिए कि जियान के पास अब बस 35th होली फ्लेम रैंक की बस फायर हार्ट यानियन नहीं है, बल्कि इसमें मिली होती 24th रैंक घोस्ट फेस सोल फ्लेम। हाउएवर तब भी अनडेड मिंग स्पैरो से बाहर आने वाली वो ग्रे फ्लेम्स जियान की फ्लेम्स के सामने बुझ नहीं रही थी। वो बताती हैं कि इनके पीछे की पावर क्या है। कुछ और समय के बाद अनडेड मिंग स्पैरो की फाइनल कॉन्शियसनेस भी जियान की फ्लेम्स रिफाइन कर लेती हैं, जिसे इस फेज में उसकी आखिरी आवाज रह जाती है। वो अनडेड मिंग स्पैरो की आवाज कहती लिटिल गाय उम्मीद करता हूँ तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। फिर एक पफ की आवाज के साथ अनडेड मिंग स्पैरो की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ये खत्म हो गई थी। अब जियान के सामने एक ब्रिलियंट फायरी रेड अनडेड मिंग स्पैरो खड़ा होता है। इस मोमेंट में अनडेड मिंग स्पैरो किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस को पोजेस नहीं कर सकता। एक बेजान एंटिटी होती है जिसके अंदर वास्ट और प्योर एनर्जी
की थी। जियान बाव करके बोलते सीनियर फेयरवेल। उसका दिल रिस्पेक्ट से भरा हुआ था। अब बारी आ गई थी असली गेम को शुरू करने की। एक समय तक अनडेड विंग स्पैरो की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के पूरी तरीके से रिफाइन होने के बारे में सोचने के बाद जियान के चेहरे पे अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट दिखाई देता है। एक दो स्पिरिट इसे डिवावर करने के बाद बस जियान की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी कॉम्बैट पावर में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव राइज होने वाला है। जियान की फाइटिंग पावर पहले से ही भयानक थी, अब इस दो स्पिरिट के साथ वो एक वॉकिंग कैलामिटी बन जाएगा। दो स्पिरिट ऐसे स्पेशल फॉर्म्स होते हैं जिन्हें बस दोशान लेवल के एक्सपर्ट्स ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्हें रिफाइन करने से सिर्फ कॉम्बैट स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ती बल्कि बैटल के दौरान वो दो स्पिरिट को बुला के अपने शरीर से मर्ज कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ और दो स्पिरिट की यूनिक पावर के साथ उस एक्सपर्ट की ओवरऑल स्ट्रेंथ इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दो स्पिरिट्स को डिवावर करना, इनके पीछे भी कुछ नियम थे। दोशान कल्टिवेटर्स के बीच में उनके एट्रीब्यूट्स और कुछ और चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इनसे उस एक्सपर्ट की फाइटिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है। ये सेम प्रिंसिपल दो स्पिरिट को डिवावर करने में भी काम आता है क्योंकि दो स्पिरिट्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये अनडेड विंग स्पैरो असल में अनडाइंग होली फ्लेम की पीछे रह गई दो स्पिरिट थी, इसलिए बिना किसी शक के इसके और अनडाइंग फ्लेम के बीच में गहरा कनेक्शन है। ऑफ कोर्स ये जानकारी अनडेड विंग स्पैरो ने जियान को बताया नहीं होती, लेकिन खुद इमोर्टल फ्लेम की स्पिरिट होने की वजह से उसका एट्रीब्यूट नेचुरली फायर का होता है। साथ में अगर जियान के अल्केमिस्ट की आइडेंटिटी और उसके फायर एट्रीब्यूट को उससे जोड़ दिया जाए तो अनडेड विंग स्पैरो की दो सोल उसके साथ बहुत ज्यादा कंपेटेबल हो जाती है। वेल हम ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जियान अब तक अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को स्थिर कर रहा था। फाइनली हफ हफ की आवाजों के साथ वो अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है मेरी ब्रीदिंग स्टेबलाइज हो चुकी है। उसकी नजरें जाती हैं उस कोलोसल बर्ड के ऊपर जिसने पूरे ब्लड पूल को ढक लिया था। अनडेड विंग स्पैरो की सील को तोड़ के उसे रिफाइन करने की वजह से जियान ने काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली थी, इसलिए दो स्पिरिट को डिवावर करने से पहले उसे अपनी पीक कंडीशन में पहुंचना था। आफ्टर ऑल भले अनडेड विंग स्पैरो अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुका हो, लेकिन तब भी इसके अंदर प्योर एनर्जी मौजूद होती है जिसके अंदर उसका इंस्टिंक्चुअल रेजिस्टेंस होगा। जियान कहता है बिग गाय चलो शुरू करते हैं। उसकी नजरें बहुत गहरी हो जाती हैं। फिर कुछ वज वज के आवाजों के साथ उसके चारों तरफ के गोलाकार में स्पेस पीछे हटाता। इस क्रैक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं होली फ्लेम्स जो जियान के चारों तरफ घूमने लगती हैं। एट द सेम टाइम उसने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर दिया था जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत तेजी से सर्कुलेट होने लगती है। वो कहता है दो स्पिरिट को डिवावर करना ये और पावर्स को डिवावर करने जैसा नहीं होता। एक दो स्पिरिट को तुम सीधे सॉलो नहीं कर सकते क्योंकि दो स्पिरिट्स तुम्हारी एनर्जी के साथ मिलती नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट रहती हैं। इसलिए पहले मुझे इस मैसिव दो स्पिरिट को अपनी बॉडी को ढकने का मौका देना होगा जिससे मेरी सोच और मेरी स्ट्रेंथ से अडेप्ट कर सके, क्योंकि अगर हम दोनों एक दूसरे से फैमिलियर नहीं होते तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसकी सक्सेसफुल डिवावरिंग के बाद ये दो स्पिरिट मेरी बॉडी से खुद को अटैच कर लेगी जैसे मेरे शरीर का एक कवच हो। वेलिसा ऑफ कोर्स जियान को सो लिटिल लॉर्ड ने बताया होता है। ये सब सोच के उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। जियान कहते हैं पहले मुझे अपनी सोल पावर का यूज करके उसे इस दो सोल को ओवरलैप करना होगा। यहाँ पर सोल पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, शरीर बिल्कुल हिल नहीं सकता। इसी तरीके से दो स्पिरिट मेरी सोल पावर से फैमिलियर होगी। मुझे धैर्य बना के रखना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक्सप्लोड भी हो सकती है। खैर बातें तो बहुत होती हैं लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारा भाई मेन बातों की बात करेगा। जियान कोई जल्दबाजी न करते हुए अपने दिल को शांत करता है। सो लिटिल लॉर्ड के सारे इंस्ट्रक्शंस को अपने दिमाग में दोहराने के बाद अगली मोमेंट में क्रैश की आवाज के साथ जियान की सोल पावर इस ब्लड पूल में की लहरें बना देती है। ये धीरे से अनडेड विंग स्पैरो को अपनी तरफ खींचने लगी थी, लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। जियान रियलाइज करता है कि इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो इस मैसिव बॉडी को अपनी तरफ बहुत कम खींच पाया है। वो अपने सिर को हिला के बोलता है कुछ ज्यादा ही बड़ी है। क्या अनडेड विंग स्पैरो की दो सोल थोड़ी और छोटी नहीं हो सकती? दांती में इसकी जियान बढ़ाता है अपनी सोल पावर के अमाउंट को। वो कहता है इधर आओ। अब भाई अनडेड विंग स्पैरो की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, वो उसकी बात कैसे सुनती? फाइनली जियान अपनी आंखें रोल करके बोलता है लगता है मुझे और ज्यादा धैर्य बनाने की जरूरत है। और कुछ इस तरीके से जियान अपनी सोल पावर को बहुत ध्यान से मेंटेन करने लगता है। वो अनडेड विंग स्पैरो की बॉडी धीरे धीरे करके उसकी तरफ खींचने लगी थी। 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा टाइम भी स्लोली निकलता है। फाइनली हम तीसरे दिन तक पहुंच जाते हैं। इस दिमाग को टॉर्चर करने वाली प्रोसेस से गुजरते हुए अब वो अनडेड विंग स्पैरो की नॉर्मल सोल बॉडी जियान के शरीर को ढक चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेने के बाद बोलते अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है। उसके दिमाग में गूंजती सो लिटिल लॉर्ड की आवाज। वो आवाज कहती है सेकंड स्टेप, जब तुम इसकी एनर्जी को अपने शरीर की एनर्जी से फ्यूज करोगे दोनों ऊर्जाएं उग्र हो जाएंगी। तुम्हें तो अपने दिल और दिमाग को इस वायलेंट ओवरवेलिंग पावर से बचा के रखना होगा वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। इस प्रोसेस की चाबी वेल ये है अपनी एनर्जी को इस दो स्पिरिट के अंदर भेज के उसे रिप्लेस करना, क्योंकि इसके बदले में इस दो स्पिरिट की एनर्जी ये तुम्हारे शरीर के अंदर फ्लो
फ्लो होगी, फिर क्या तुम उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके 1 स्टार 2 इमोर्टल से ऊपर जा पाओगे? ये तुम्हारी क्षमताओं के ऊपर निर्भर करेगा। जेनस फायरी रेड इमोर्टल मिंग स्पैरो को एक फाइनल नजर देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है मुझे भरोसा नहीं है कि मैं जियान बस एक दो स्पिरिट को भी हैंडल नहीं कर सकता हूँ। लगता है उस अनडेड मिंग स्पैरो ने इस समय डेंजर को सेंस कर लिया था। इसके मुंह से एक तेज दहाड़ की आवाज आती है, फिर बैंग 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 की आवाज के साथ इसमें से वायलेंट ऑरा रिलीज हुआ था। ये ऑरा एकदम प्रिमिटिव मिथिकल बीस्ट जैसा होता है जो जियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। ये देख के जियान कहता है बहुत अच्छे। उसके चारों तरफ घूमने वाली होली फ्लेम की रिंग ये कचक कचक करके स्पेस को और फोड़ने लगती है, जिसे और भी मोटी हो गई थी, और हम इसे तेजी से घूमते हुए देखते हैं। आखिरकार ऐसे इनक्रेडिबल वायलेंट फोर्स का सामना एक और ऊपरी स्तर के वायलेंस से ही किया जा सकता है। बूमिंग आवाजों के साथ एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। अपने खूब पंख फड़फड़ाने के बाद भी वो माइंडलेस अनडेड मिंग स्पैरो जियान को ओवर पावर नहीं कर पाता, क्योंकि होली फ्लेम तो उसे ये मौका नहीं दे रही थी। ये विस्फोटों से बड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस समय दोनों कोशिश कर रहे होते हैं एक दूसरे को डिवाओ करने की। जियान चुपचाप से बस अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान देता है। गूंजती रहती है कुछ और बूमिंग आवाजें। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जियान की आंखें खुली थी। वो कहता है तुम्हारा ऑरा कमजोर हो गया है। एट द सेम टाइम उसके स्पिरिचुअल पैलेस के अंदर उसकी फर्स्ट लेयर हल्की सी चमकती है। फिर इसमें से निकलती है भयानक सोल फोर्स जो क्रैश की आवाज के साथ चारों तरफ से उस अनडेड विंग स्पैरो के ऊपर हमला करने लगती है। इसके साथ होते दो होली फ्लेम क्रिस्टल्स, एक खाकी और एक सायन। ये जियान के हाथ में अपीयर हो चुके थे। फिर इनमें से निकलने वाली सोर्स होली फ्लेम की बूंदें उस दो स्पिरिट की बॉडी में जाने लगती है। ये फ्लेम सोर्स इतना ज्यादा भयंकर था कि इन छोटी छोटी बूंदों की वजह से जी 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 की आवाजों के साथ वो अनडेड विंग स्पैरो अजीब सी चीखने की आवाजें निकालता है। जियान के मेथड्स के अंदर वो फायरी रेड फ्लेम्स धीरे धीरे ब्लू येलो फ्लेम से बदलने लगती है। इनमें एक और खतरनाक ऑरे का जन्म होता है। ये चेंज कुछ मिनट्स तक चला था। फाइनली वो अनडेड विंग स्पैरो जियान के सामने पूरी तरह से हथियार डाल देता है। वो बन जाता है उसकी दो स्पिरिट। गूंजती है बस 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 की आवाजें। स्पेस यहाँ का थर्राने लगा था। ये सेंस करके जियान रिलीफ के साथ हंसने वाला होता है, तभी उसे कुछ अनयूजुअल सेंस होता है। वो कहता है रुको क्या है? अफसोस की बात है कि उससे पहले और कुछ बोल पाता। फश की साउंड के साथ एक फायरी रेड फ्लेम और एक ग्रे फ्लेम उस दो सोल की बॉडी में से अचानक बाहर आई थी। फिर बिना किसी हेजिटेशन के उसका फ्लेम मंत्र इन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। जिस मोमेंट में दोनों फ्लेम्स जियान के शरीर में मर्ज होती है उसका ऑरा एकदम स्काई रॉकेट हो गया था। क्रैश क्रैश की आवाज के साथ स्पेस एकदम पानी की तरह बहने लगता है। स्ट्रेंथ बढ़ती है 1 स्टार 2 इमोर्टल लेट स्टेज, 1 स्टार 2 ओशियन पीक, फिर हाफ स्टेप 2 स्टार 2 इमोर्टल। फाइनली तेज बबंग की आवाज के साथ जियान की बॉडी में से एक बहुत भयानक ऑरा इरप्ट हुआ था, जो उसके चेहरे को शॉक से भर देता है, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू कर चुका था 2 स्टार 2 इमोर्टल के अर्ली स्टेज में। उस अनडेड विंग स्पैरो के फैंटम को खुद को ढकते हुए और उसके दो कोर फ्लक्चुएशंस को सेंस करते हुए जियान खुद को बड़बड़ाने से रोक नहीं पाता। अर्ली स्टेज ऑफ 2 स्टार 2 ओशियन उसे 1 स्टार 2 ओशियन के मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू करे हुए बिल्कुल समय नहीं हुआ होता। फिर उसकी सोल ने ब्रेक थ्रू किया था इमोर्टल लेवल पे, और अब जब उसकी स्ट्रेंथ दो सोल की वजह से सीधा 2 स्टार 2 ओशियन लेवल तक पहुंच चुकी है, जियान की तेजी से हंसने की इच्छा हो रही थी। आखिरकार 2 स्टार 2 ओशियन इस स्ट्रेंथ के साथ वो डोंगजो के कंपटीशन को अनडाउटेडली हैंडल कर पाएगा। फिर आएगा वो 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन, जहाँ पे भी स्ट्रेंथ उसे आत्मविश्वास देने वाली है। एट द सेम टाइम वो सेंस कर पा रहा था कि अनडेड विंग स्पैरो खुद को उसकी त्वचा से ऐसे जोड़ चुका है जैसे वो उसके शरीर का हिस्सा हो। प्योरली अगर वो इस दो सोल के ऊपर भी निर्भर करता है तो जियान एक मिड स्टेज जेन्युइन 2 स्टार 2 ओशियन का सामना कर पाएगा। ये विचार उसके दिमाग में चल ही रहे होते हैं, तभी उसके एक्सप्रेशन शिफ्ट हुए थे। वो कहते हैं लगता है अनडेड विंग स्पैरो उस अनडाइंग लीफ से रेजोनेट कर रहा है। अभी उसके शरीर में अनडाइंग लीफ कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। इसकी वजह से जियान की आंखें चमकने लगती हैं। लगता है अनडाइंग होली फ्लेम को अब्सॉर्ब करने के लिए उसे काफी जल्दी तैयारियां करनी होंगी। जियान कहता है चलो अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन किया जाए, जिससे मैं ड्रैगन गॉड की नौ ट्रांसमिशन में से पहली ट्रांसमिशन को कल्टिवेट कर पाऊंगा। अपने दिमाग में इस प्लान को बनाते हुए वो दो सोल को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और बाहर निकालता है उस अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को। जैसे ही बड़ी सी चीज अपीयर हुई थी, इस तालाब में से कुछ लाल रंग के पतले पतले धागे इस ब्लड क्रिस्टल की तरफ खींचने लगते हैं। ये सरप्राइजिंग नहीं होता है अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल ये ड्रैगन की स्पीशीज में से आता था। भले वो ड्रैगोनिक ब्लड लाइन बहुत कमजोर हो, लेकिन जियान को ड्रैगन गॉड की नौ ट्रांसमिशन में से पहली ट्रांसमिशन को प्रैक्टिस करने का पूरा मौका देगी, और जियान इसके साथ मौत को बुलावा भी नहीं दे रहा होगा। जब उसकी नजरें इस अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल के ऊपर जाती हैं, उसे दुखी कॉन्टिनेंट के एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की याद आती है, साथ में ओल्ड ड्रैगन एम्परर जो कि उसके साथ इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आए थे, लेकिन अब उन्हें फील नहीं कर पा रहा है। इस बड़ी सी दुनिया में ट्रू ड्रैगन क्लैन ये सुप्रीम एग्जिस्टेंस है। हालांकि एंशिएंट बॉय ड्रैगन्स पावरफुल होते हैं, लेकिन जियान ने कभी इनके बारे में इस दुनिया में नहीं सुना है। यानी कि
ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन्स का हिस्सा नहीं है। बेसिकली दुखी कॉन्टिनेंट के एंशिएंट वॉइड ड्रैगन्स ये ट्रू ड्रैगन्स के बस एक छोटे से ड्रैगन ब्लड ट्रेस को ही रखते थे। ये असली ट्रू ड्रैगन क्लैन के सामने कुछ नहीं थे। अपने सिर को हिलाती हुई जियान कहता है जाने दो, चलो पहले इस टास्क को पूरा किया जाए। उसकी स्टोरेज में जो सोल जेट थे उसमें उसके चारों साथियों के सोल फ्रेगमेंट्स होते हैं। अगर उनमें से किसी की जान चली जाती है तो वो सोल जेट अपने आप ही टूट जाएगा। साफ तौर पर इनके सेफ होने का मतलब ये है कि वो चारों भी सेफ हैं। बिना एक और मोमेंट को वेस्ट करते हुए जियान अपनी डेजलिंग होली फ्लेम को बुलाता है जो वुश की आवाज के साथ उसके दोनों हाथों में अपीयर होती है। फिर उस पिंजड़े को जकड़ने लगती है जिसने उस ब्लड क्रिस्टल को अपने अंदर बंद कर रखा था। होली फ्लेम के उस हाई टेम्परेचर की वजह से वो लोहे का पिंजड़ा काफी जल्दी खत्म हो जाता है। बिना आयरन केज के रेस्ट्रेन के उस ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल ने अपना सपोर्ट खो दिया था। ये नीचे पूल के अंदर जाने लगता है। अच्छी बात इसी मोमेंट पे होली फ्लेम उसे हवा में सस्पेंड कर देती है जिससे रिफाइनमेंट प्रोसेस की शुरुआत करी जा सके। इस अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की बाहरी लेयर बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इवन जियान की होली फ्लेम के साथ भी इसे रिफाइन करने में उसे 1 महीने का समय लगा था। जब उस क्रिस्टल में छोटे छोटे क्रैक्स अपीयर होते हैं, इनके अंदर से ड्रैगन ब्लड एसेंस धीरे धीरे बह के बाहर आने लगता है और खून की बूंदें जो टिक टॉक की आवाजों के साथ उस तालाब के पानी के अंदर गिर रही थी, तुरंत ही वो पानी लाल हो जाया करता था। एट द सेम टाइम इस ब्लड पूल के अंदर ऐसी पावर फैलती है जिसकी वजह से जियान की तुरंत ही इसमें डुबकी मारने की इच्छा होती है। अच्छी बात है कि जियान के पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल था। अभी ये स्पेस जो कि घोस्ट सोल के द्वारा एक बैरियर से ढक दिया गया था, उसके अंदर जियान अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को पूरी तरह से रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे यहाँ का गार्डियन जो कि एक गुस्सेल सी क्रेजी लिजर्ड होता है जिसकी स्ट्रेंथ थी 4 स्टार 2 शान लेवल की। उसका काम था इस ब्लड पूल को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन बेचारी लिजर्ड को एहसास भी नहीं होता है कि वो जिस ट्रेजर को इतनी मेहनत से प्रोटेक्ट कर रहा है वो सीक्रेटली किसी और का हो चुका है। ये था एक जेन्युइन 6 स्टार 2 शान की कंसीलमेंट पावर की वजह से। अब भाई ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की रिफाइनमेंट तो लेने वाली है टाइम, तब तक आप सभी को फालतू डिटेल्स बताने से अच्छा है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इस एपिसोड का पूरा फोकस जियान की 2 सोल को डिवॉल्व करने और उसके 2 स्टार 2 शान में ब्रेक थ्रू करने के ऊपर था। नेक्स्ट एपिसोड में जियान ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस में से पहले ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने वाला है। फिर फाइनली वो इस आइस फायर आइलैंड से निकल रहे होंगे। इस आइस फायर आइलैंड की आर्क के बाद एक बार फिर से फाइटिंग सीन्स का सिलसिला शुरू होने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है और उसे आज शाम को एंजॉय करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप का हिस्सा बन के हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। वहीं पे जो लोग हमेशा 2 या 3 एपिसोड सबसे आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। जॉइन का बटन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, जिससे मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। चलो अंटिल देन टाटा बाय बाय।